Hello, good morning children. Today we are going to discuss class 9th civics chapter 4 electoral politics. So in this chapter we will be learning about how the democracies they are governed by the representatives. So who are the representatives in the democracy? The person who has won the elections and people have chosen them by giving their votes to govern or to rule upon them, they are called the representatives. So in this chapter, we shall try to understand how the electoral competition among parties serves the people, or how the people elect their representative and why the people elect their representatives. So, is the elections held in India? Are they democratic? We are going to discuss in these countries. In the countries where they are non-democratic, there also people are elected by giving votes. So we are going to discuss about that are those countries democratic or not, and why in a democracy it is necessary to hold elections time to time, or the people should vote to चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है और क्या बेसिक आइडियाज़ है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है या नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या एक दूसरे से भिन्नता है. तो यहाँ हम कुछ इलेक्शंस जो इंडिया में हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. और पहला जो है यहाँ एक रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट, ये हरियाणा के इलेक्शन का 1987 में, जहाँ चौधरी देवीलाल की जो संघर्ष समिति है, जो उसके लीडर थे चौधरी देवीलाल, और कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, और जो देवीलाल सिंह थे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक फंड बनाया था और जो अपोजिशन पार्टीज थे उनको इस फंड में जोड़ा था. तो यहाँ एक छोटा सा रिपोर्ट दिया हुआ है कि मिडनाइट तक लोग जो है वह इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे मिडनाइट तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं. क्राउड जो है वो बैठा हुआ है पिछले 5 घंटे से और अपने लीडर के इंतज़ार में बैठा हुआ है. और मिस्टर देवीलाल सिंह जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं. सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वो प्रचार कर रहे, कैंपेनिंग कर रहे हैं. और उनका इलेक्शन जो कैंपेन है रात को 11 बजे ख़त्म होता है. और ही इज़ नॉट वेरी यंग, वो एक 76 साल के बुजुर्ग हैं और फिर भी वो इलेक्शन कैंपेन में घूम रहे हैं. तो पूरे दिन वो जो मीटिंग्स है उसको एड्रेस करते रहते हैं. और पिछले 23 महीनों से ये कोशिश में लगे हुए हैं. उन्होंने अपनी जो कैंपेनिंग है वो शुरू कर दी है ताकि वो कांग्रेस को हरा सके. तो ये स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हरियाणा में 1987 में हुआ था उसका एक रिपोर्ट मैंने आपको बताया. तो ये स्टेट को कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी और कांग्रेस पार्टी 1982 से रूल कर रही थी. चौधरी देवीलाल जो थे ऑपोजिशन के लीडर थे और उन्होंने न्याय युद्ध की घोषणा की थी, यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस. और उन्होंने एक नया पार्टी, लोक दल नाम था उस पार्टी का, उस पार्टी का उन्होंने गठन किया था. और इस पार्टी का गठन करने के बाद उन्होंने एक फंड बनाया, जो कांग्रेस पार्टी है उसके विरुद्ध, और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू किया. देवीलाल की पार्टी जो थी उसने गवर्नमेंट फॉर्म किया और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले जब कैंपेनिंग चल रहा था तो उन्होंने ये वायदा किया था कि जब भी अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे, जो किसान हैं और जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके जो लोन्स जो उन्होंने लिए हैं सरकार की तरफ से, उन लोन्स को सरकार जो है वो माफ़ कर देगी.
और ये उन्होंने एश्योर किया कि गवर्नमेंट का पहला एक्शन होगा। अगर हम देखते हैं इलेक्शंस में तो बहुत सारे जो अपोजिशंस होते हैं वो इस तरह के वायदे करते हैं कि अगर हम सरकार में या हम सत्ता में आए तो हम जो लोन्स है उसको माफ़ कर देंगे, और लोग इस वायदों पे अट्रैक्ट होकर उस पार्टी को वोट भी करते हैं। चूँकि 1982 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी हरियाणा में, उससे लोग नाखुश थे, लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, और इसीलिए वो जो देवीलाल थे उनकी प्रॉमिस पे वो अट्रैक्ट हो गए थे। तो देवीलाल ने इलेक्शंस जब हुआ तो लोगों ने देवीलाल के पक्ष में वोट बहुत ज़्यादा किया, और लोकदल और उसके जो एलाइज थे, जो उसके गठबंधन के साथी थे, उन्होंने मिलकर 90 में से 76 यानी 90 सीट्स में 76 सीट्स पे उन्होंने जीत हासिल की, और अकेला लोकदल पार्टी जो थी उसने टोटल 60 सीट्स जो हैं वो हासिल किए थे, और वो एक मेजर जो मेजॉरिटी असेंबली में होनी चाहिए, अकेले लोकदल को उतनी मेजॉरिटी मिल गई थी, और कांग्रेस बिल्कुल ही नाकाम रही इस इलेक्शन में, और उसको सिर्फ 5 सीट्स ही मिल पाई थी। तो एक बार जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, एज वी नो कि हमने 8 में भी पढ़ा है, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रिज़ाइन करते हैं, और नए जो चीफ मिनिस्टर होने वाले होते हैं, यानी पार्टी जिसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिली है, गवर्नर उसको कॉल करता है, इनवाइट करता है कि वो आकर सरकार का गठन करे। तो उस पार्टी में भी डेमोक्रेटिक वे में लीडर को चूज़ किया जाता है, और यहाँ भी जो अलाइज थे लोकदल और उसके, उन्होंने देवीलाल को एज अ लीडर चूज़ किया, और गवर्नर जो थे हरियाणा के, उन्होंने कॉल किया देवीलाल को कि वो आकर शपथ ले, चीफ मिनिस्टर बने। तो ये जो चीफ मिनिस्टर बनने की प्रक्रिया थी ये तो हम जानते हैं, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट घोषित होते होते 3 दिन लग गए थे। ये क्यों था? आप सोचोगे कि आजकल तो कुछ ही दिनों में हो जाता है, 1 दिनों में, 1 या 2 दिनों में। तो उस वक्त ईवीएम नहीं थे, उस वक्त बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, और बैलेट के द्वारा ही वोटिंग की जाती थी। तो इलेक्शन का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ और देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने, तो उनका सबसे पहला काम था कि उन्होंने लोन्स जो लिए गए थे अलग अलग लोगों द्वारा, उन लोन्स को उन्होंने माफ़ किया। जो फार्मर्स थे उनके, एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे उनके लोन्स, या बिजनेसमैन थे उनके लोन्स माफ़ किए। लेकिन डेमोक्रेसी की बात जब मैंने कही है तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, और इसमें 4 साल के बाद ही ये जो पार्टी थी लोकदल, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही। लोगों का विश्वास इस पर से उठने लगा, और फिर से 1991 में इलेक्शंस हुए, और इस इलेक्शन में देवीलाल की पार्टी जो थी उसकी हार हुई, और कांग्रेस फिर से सरकार बनाने में हरियाणा में कामयाब हुई। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो पॉपुलर पार्टीज होती हैं, यानी कुछ समय के लिए पॉपुलर होती हैं, तो